हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले घटना चक्र की 6 to 12 एनसीईआरटी की स्ट्रिक्ट ऑडियो बुक सीरीज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट। चलिए बिना देरी के आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब इतिहास का निर्माण, यानी कि जो इतिहास है वो किस तरीके से हुआ, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत से होते हैं। यानी कि अगर हम अब तक देखें तो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल जो है दोनों पुरास्थलों की खुदाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी है। मतलब काफी सारे पुरास्थल मिल चुके हैं जो प्रागैतिहासिक है और ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक वो होते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के माने जाते हैं। इनके केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं, इनके कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में इसके परिणाम को स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रागैतिक काल को, तो भारतीय इतिहास में इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसको उस तरह का स्थान नहीं मिला। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा, इसका बोध तभी तक नहीं हो सकता जब तक पुरातत्व के परिणामों के ध्यान न दें। यानी कि भारत में सामाजिक विकास हुए, यह अपनी किन किन अवस्थाओं से गुजरा, ये हम तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक हम प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व मिले हैं, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल की जो हमें पुरातात्विक चीजें मिली हैं उनको हम अच्छे से समझ ना पाए। इतिहासकालीन पुरातत्व उतने ही महत्व का है। इतिहासकालीन जो पुरातत्व है उसका भी उतना ही महत्व है माना जाता है। प्राचीन इतिहास में वो 150 प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास के काल में हमें 150 से अधिक पुरास्थल अभी तक मिल चुके हैं। प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाई की प्रासंगिकता का विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं रहे। यानी कि जो सामान्य पुस्तकें हैं उनमें प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जो है इनकी जो खुदाई की, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ से हमें उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है। ऐसी जगहों की प्रासंगिकता हमें सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलती। इन जगहों का विवरण है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में भी ये बहुत जरूरी होता है। नगर का इतिहास कभी तो समझ पाएंगे ना जब हम उन पुरास्थल के बारे में जान पाएंगे कि ये कहाँ से मिला, किस समय क्या है, कि किस चीज की काय, किस धातु में का है ना, किस तरीके का था। अब तक अधिकांश बौद्ध और कुछ प्रामाणिक स्थलों की महत्व रेखांकित किए, यानी कि बहुत सारे बौद्ध, अधिकांशतः ज्यादातर हमें बौद्ध और कुछ प्रामाणिक स्थल केवल इनके महत्व भी समझे गए, किंतु ये आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। यह बहुत जरूरी है कि धार्मिक इतिहास पर भी और आर्थिक सामाजिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाए। प्राचीन इतिहास मुख्यतः देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर रचा गया। यानी कि अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो ज्यादातर ये देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोत जो है इनके आधार पर लिखा है। हालांकि इसमें सिक्ख व अभिलेखों की भी कुछ भूमिका रही है, कुछ अधिक महत्व ग्रंथों को दिया गया है, परंतु अधिकांश जो है वो देशी विदेशी विवरणों पर ही आधारित इतिहास लिखा गया है। लेकिन अब हम नए तरीके को और ध्यान देते हैं। एक और वैदिक युग, दूसरी ओर चित्रगुप्त निर्माण, अन्य पुरातात्विक सामग्रियों, यानी कि वैदिक युग और जो चित्रगुप्त निर्माण भी है, दोनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों की सामग्री एक जैसी है, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था। सबसे पहले जो हमें प्रारंभिक ग्रंथ मिले वो पाली भाषा के थे, और इन ग्रंथों का संबंध उत्तरी काली पॉलिश मृदभांडों से माना जाता है। ये पुरातात्विक इनको उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संगम साहित्य की बात करते हैं, संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं में उन सूचनाओं के साथ मिलाना है। यानी कि संगम साहित्य जो हमें सूचनाएं मिली है, संगम साहित्य जो तमिल प्रदेश का साहित्य माना जाता है, तमिल जो शासक जो थे उनके बारे में लिखा गया है, तो संगम साहित्य से हमें सूचनाएं मिलती है, वह उन सूचनाओं के साथ मिला दी जाती है जो प्रायः भारत को महापाषाणी पुरातत्व, यानी कि जो महापाषाणी पुरातत्व है और संगम साहित्य की जो सूचना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है पुरातत्विदों के द्वारा। पुराणों में बहुत सारी लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य देगा। यानी कि अगर हम पुराणों की बात करें तो वहां पर राजा की ज्यादा लंबी लंबी वंशावली नहीं है। इस इसके इसकी अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया गया मूल्य। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के रामपुर का काल, यानी कि जो पौराणिक अनुश्रुति है वो ये कहती है कि अयोध्या में श्री राम जी का जो काल है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास भले ही मान लिया जाए, लेकिन अयोध्या की जब खुदाई हुई, इसकी छानबीन हुई तो यह पता चला कि उस काल के आसपास वहां कोई बस्ती नहीं थी। यानी कि पौराणिक अनुश्रुति तो ये कहती है कि अयोध्या के राम का काल 2000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो अयोध्या की जब खुदाई हुई और वहां की छानबीन
उसे यह पता चला कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी। इसी तरीके से महाभारत में जो कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण मानी जाती हो, लेकिन मथुरा में जो हमें मिला है वो 200 से ईसा पूर्व 200 से 300 ईसा पूर्व तक के बीच के अभिलेख और मूर्ति कला में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती। यानी कि महाभारत में कृष्ण की भूमि का वर्णन है मथुरा, लेकिन मथुरा में हमें 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का कोई भी अभिलेख या मूर्ति कला कोई पुरातात्विक साहित्य नहीं मिला एक तरीके से। और महाभारत में काफी पुरानी है। किसी तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत रामायण के आधार पर कलयुग महाकाव्य युग की धारणा तय। यानी कि इन सभी कठिनाइयों जैसे हमने पढ़ा कि रामायण जो है उतनी पुरानी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है और उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इस सभी तथ्यों के आधार पर हमें कल्पित महाकाव्य युग की धारणा त्यागनी होगी। यानी कि हमें ये जो धारणा हमने मान रखी है कि एक महाकाव्य युग था रामायण और महाभारत का, हमें ये धारणा को त्याग करना होगा। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई सभी सर्वेक्षण पुस्तकों से अध्याय बना लगे। और हम अतीत की बात करें तो अतीत में जो प्राचीन सारी पुस्तकें लिखी गई थी, सभी पुस्तकों में सर्वेक्षण पुस्तकें जो थी उनमें रामायण और महाभारत के एक अध्याय के रूप में लिखा गया था। अवश्य रामायण महाभारत दोनों में सामाजिक विकास का विभिन्न चरण ढूंढ जा सकते हैं। हालांकि रामायण महाभारत के अंदर हम सामाजिक विकास का विभिन्न चरण ढूंढ सकते हैं, जिसका कारण क्या है कि महाकाव्य जो है सामाजिक विकास की किसी भी अवस्था की घोतक नहीं है, इसमें अनेक बार परिवर्तन हुए। यानी कि अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो दोनों ही महाकाव्य हैं, और ये किसी भी एक सामाजिक अवस्था को नहीं बताते, क्योंकि इसमें हमने चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कम श्लोक थे, धीरे धीरे इसके श्लोक बढ़ते गए, इसमें चेंजेस भी होते गए समय के साथ। ये बहुत सारी सामाजिक अवस्था को बताते हैं और इसमें अनेक बार परिवर्तन भी हुए हैं। कई अभिलेखों की अपेक्षा अब तक यह की जाती रही है कि उनके ऐतिहासिक मूल्य नामात्र, यानी कि बहुत सारे अभिलेख जो है उनकी उपेक्षा भी की जाती है, और किस आधार पर की जाती है ये कहा जाता है कि इन अभिलेखों का ऐतिहासिक मूल्य बिल्कुल भी नहीं है, शून्य के बराबर, यानी कि नाम मात्र का, बिल्कुल 0.1 जैसे है। ठीक है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ होता है, मतलब ऐतिहासिक मूल्य क्या होता है? ऐतिहासिक मूल्य का ऐसा अर्थ होता है कि ऐसी जानकारी जो रांधिक इतिहास के पुनर्निर्माण के पीछे की, यानी कि जो जिससे हमें इतिहास के बारे में केवल बहुत कम जानकारी देखने को मिली पौराणिक अनुश्रुति की अपेक्षा। लेकिन अगर हम पौराणिक अनुश्रुतियों की बात करें तो उसकी अपेक्षा में अभिलेखों को हम अधिक विश्वसनीय मानते हैं। अनुश्रुति का सहारा जो है सातवाहनों के आरंभ को पीछे धकेलने में लिया जाता है, यानी कि सातवाहनों को जो आरंभ हुआ था और वो किस तरीके से वापस चले गए थे, इसके लिए हम अनुश्रुति का सहारा लेते हैं। जबकि अभिलेख का आधार जो होता है उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी है, यानी कि अभिलेखों के अनुसार सातवाहन का जो काल है पहली ईसा पूर्व पहली सदी। अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय, उसका राज्य विस्तार, ये बातें मिल सकती हैं। यानी कि अभिलेखों के अंदर में क्या क्या मिलता है? किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय, उसका राज्य विस्तार, ये सभी बातें हमें लेखों में मिलती है। इसके अलावा हमें राजतंत्र, समाज, अर्थतंत्र और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी हमें अभिलेखों से ही मिलती हैं। अभिलेखों से केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग नहीं लिया, इसलिए हम अभिलेखों को केवल राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के प्रसंग में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हमें इसके अलावा भी कई अधिक जानकारियां मिलती हैं। अभिलेखीय अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावली और विजयावलियों के लिए नहीं है, यानी कि अभिलेखों का जो महत्व है इससे हमें केवल राजा की वंशावली और राजा की विजयावली इनके बारे में ही नहीं बल्कि और भी काफी सारी जानकारी मिलती है। साथ ही किन किन नए राज्यों का उदय और सामाजिक भूमि विशेषता गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सभी की जानकारी भी हमें अभिलेखों से मिलती है। इसी तरीके से अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्कों से हमें हिंद, यवन, शकों, सातवाहन, कुषाणों, इन सभी के इतिहास के लिए पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं लेना है। यानी कि इन सभी के सिक्के तो हमें मिलते हैं, इन सभी के इतिहास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा हमें सिक्कों से व्यापार और नगरीय जीवन के स्रोत की भी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। इतिहास के लिए समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूर सिक्के को माना जाता है, यानी कि सारांश यह है इतिहास के निर्माण के लिए ज्ञान, सिक्के, अभिलेख, पुरातात्विक आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक। यानी कि सारांश यही कहता है, मतलब इस चैप्टर को समराइज वही कहता है, इतिहास का निर्माण के लिए हमें ग्रंथ, सिक्के, अभिलेख और पुरातात्विक जो भी हमें सामग्री मिली है इन सभी को हमें ध्यान से संकलन करना होगा, यानी कि सबको समझना होगा, ध्यान से सभी का अर्थ निकालना होगा, तभी हम इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन विभिन्न स्रोतों का अपेक्षा महत्व की समस्या खड़ी हो सकती है। अगर हम किसी भी स्रोत का नहीं समझ पाते हैं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरातत्व मिथक से अधिक मूल्यवान है, यानी कि सिक्के, अभिलेख, पुरातत्व जो है मिथक, रामायण और महाभारत के मिथक कहा गया है,
और ये कहा गया है कि ये हमें रामायण महाभारत जो पुराणों में मिलता है और एक मिथक है। इसमें सिक्के अभिलेख और पुरातात्विक चीजों का इन मिथकों से अधिक महत्व माना जाता है। पुराने मिथक प्रचलित मानकों को समर्थन करते हैं, यानी कि कुछ पुराने मिथक जो थे वो क्या करते हैं, प्रचलित जो मानक होते हैं उनका समर्थन करते हैं, लोकाचार को वैध बताते हैं, लीगल बताते हैं, जाति अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों आपत्तियों को न्यायोचित ठहराते हैं, परंतु उनमें घटनाओं को यूं ही सही मान लिया नहीं मान लिया। हालांकि पुराने जो मिथक है ये मानकों का समर्थन करते हैं, जाति को विशेषाधिकार आपत्ति जाति व्यवस्था दी गई, यानी कि जो जाति के नाम पर धर्म के नाम पर भेदभाव होता था उसको ही न्यायोचित लोगों के विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराते हैं, लेकिन जो घटनाएं होती थी यानी कि जो घटनाएं होती थी उनको सही नहीं माननी चाहिए। अतीत के पक्षियों की व्याख्या वर्तमान अवशेष आदिम जनों से प्राप्त अंतरिक्ष से की जा सकती है, यानी कि अतीत से हमें जो भी चीजें मिली है उसको हमें वर्तमान से तुलना करके हम इसकी वो कर सकते हैं, उसका महत्व और अर्थ समझ सकते हैं। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाज में होने वाली हलचल से, यानी कि कोई भी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति प्राचीन समाज में जो भी हलचल हो रही थी उससे अपनी आंखें नहीं मूंद सकता। तुलनात्मक अगर हम इनके प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से हमें जो प्राचीन भारत की बहुत सारी चीजें मिली है इससे हम किसी भी बात के बारे में गलत नहीं सोचेंगे कि हम उसकी तुलना करेंगे वर्तमान से। इतिहासकारों को जो भी कोई पुरातात्विक सामग्री मिलती है सबसे पहले उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वो अर्थ समझने के बाद उसकी वर्तमान से तुलना, तब वो पूरी तरीके से सब इसके बारे में जान जाते हैं, तब वे इसको अपनी पुस्तक में इसके बारे में कुछ लिखते हैं, किसी पुस्तक में पब्लिश करते हैं, इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व मान लेने का जो दूराग्रह है वो दूर हो जाएगा, यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण करेंगे तो ये वहम भी दूर होगा कि अभूतपूर्व थी अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियां, क्योंकि अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो अन्य देशों के प्राचीन समाज है इनकी प्रवृत्तियों से यह मिलती जुलती दिखेगी। हम इस चैप्टर की समरी को पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम अवशेष की बात कर लेते हैं कि अवशेषों में क्या क्या था। 1920 के दशक तक भारतीय सभ्यता को, यानी कि 1920 में केवल यह माना जाता कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई है। 1500 से 600 ईसा पूर्व को अंधयुग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की जानकारी बहुत कम थी। 1950 के दशक से हमें काले लाल चित्रित निर्माण मिले हैं और मारवा और जोध की संस्कृति यहाँ की प्रसिद्ध संस्कृति थी। 8000 वर्ष पूर्व पहले हमें कृषि के पशुपालन और भेड़ बकरियों की शुरुआत के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कृषि की पशुपालन की शुरुआत 8000 वर्ष पहले हुई थी। भेड़ और बकरियों को ही पालतू बनाया गया। सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया था वो हमारा कुत्ता था। 800 ईसा पूर्व में सुलेमान और केथर क्षेत्र में जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। 8000 ईसा पूर्व से हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले, जो कि हमें सुलेमान और केथर क्षेत्र से मिले। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का नियमित रूप से इस्तेमाल प्रारंभ हो चुका। 2500 ईसा पूर्व से हमें नगरों के साक्ष्य मिले, ये हमें पश्चिमोत्तर भारत से मिले हैं। यहाँ गुप्त काल से आधुनिक काल तक मंदिरों और मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुप्त काल से लेकर आधुनिक काल तक की हमें मंदिर और मूर्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं। दक्षिण भारत में कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखने की परंपरा थी, जिसको मेगालिथ कहा जाता था। यानी दक्षिण भारत में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके कब्र पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसको मेगालिथ का नाम दिया जाता। अब हम बात कर लेते हैं सिक्कों की। सिक्कों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को मुद्रा शास्त्री यानी कि न्यूमेटिक्स कहा जाता था। सिक्के हमें तांबे, चांदी, सोने और फीते के भी मिले हैं। पंचमार्क सिक्के मिले हैं जो कि तक्षशिला से, मगध से, मैसूर और सुदूर दक्षिण से हमें मिले हैं। सिक्कों में हमें शिव, पर्शियन और हिंदी इतिहादों की जानकारी मिलती है। हिंदी में शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण जो है वो सिक्कों के आधार पर ही हुआ है। रिंग कंप्यूटर्स जो थे इनके सिक्कों पर हमें बैल का पाशा मिला है और एक खड़े हुए शिव की आकृति मिली है, यानी कि विम कर्पिसल्स जो थे इनके सिक्कों पर हमें बैल का पार्श्व का चित्र मिला है और एक शिव की आकृति भी मिली है। कुषाण के जो सिक्के हैं इन पर फारसी, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृति मिली है। और मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जो थे सबसे ज्यादा हमें किस काल के सिक्के मिले? मौर्योत्तर काल के। गुप्तों ने सर्वाधिक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त समय में जारी किए गए थे। इस गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सिक्कों को पूरी तरह से इस समय में भारतीयकरण कर दिया गया। हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि हमें इतिहास को जानने के सिक्के और सिक्के और अवशेष के अलावा हमें कौन कौन से सोर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की। तो अभिलेख का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पुरालेख शास्त्री यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं। परिपाटी दक्षिण भारत में, यानी कि अभिलेख की जो
में है वो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं व्यापक स्तर पर। अभिलेख लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली 250 ईसा पूर्व हड़प्पा की मुद्राओं यानी कि अभिलेख लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हमें हड़प्पा से मिलती है कि हड़प्पा के मोड़ में भी लिखित कुछ मिलता है। हालांकि वो लोग भी चित्रात्मक है तो हम इसे पढ़ नहीं सके, लेकिन ऐसा मानते हैं कि लेखन प्रणाली वहीं से शुरू हुई थी, जो कि 250 ईसा पूर्व की है। हड़प्पा के एक मोड़ पर हमें वहां के कुछ लेख मिले हैं। अभिलेखों का काल और उनकी भाषा यानी कौन किस किस काल में कौन कौन सी भाषा के अभिलेख मिले। 3वीं सदी में प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले, 4वीं और 5वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले संस्कृत भाषा में, और 9वीं और 10वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है जो हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग भाषा होती है, यानी कि सामान्य भाषा नहीं बोल। मौर्य मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर इंक्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में से हमें मिले हैं। अरमाई को यूनानी लिपि के जो अभिलेख मिले वो अफगानिस्तान से मिले, खरस्की लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले, ग्रामीण लिपि के अभिलेख काशी से मैसूर तक के मिले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इतिहास का निर्माण यानी कि इतिहास को किस प्रकार से निर्माण हुआ था। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्य देशी विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है। सिक्कों और अभिलेखों की कुछ भूमिका आवश्यक है, लेकिन हालांकि प्राचीन इतिहास है वो ज्यादातर देशी विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। सिक्कों और अभिलेखों की कुछ भूमिका रही है, परंतु अत्यधिक महत्व जो है वो ग्रंथों को ही दिया जाता है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख, एक मेरठ के और दूसरा हरियाणा के टोकना से प्राप्त हुए हैं। यानी कि फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले थे, पहला उसको मेरठ से मिला था, दूसरा हरियाणा के टोकना से, और फिरोज शाह तुगलक ने दोनों ही अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया। हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण राजाओं के लिए, जैसे जूनागढ़ का एक अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में युद्ध रुद्रदामन राजा का माना जाता है, जो कि शक वंश के राजा थे। इलाहाबाद स्तंभ ये समुद्रगुप्त का माना जाता है, ये गुप्त वंश के राजा थे। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का माना जाता है, ये चालुक्य वंश के राजा थे। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेज का माना जाता है, जो कि चेदी वंश के राजा थे। ग्वालियर अभिलेख जो ये राजा भोज का माना जाता है, ये परमा वंश के राजा थे। ये महत्वपूर्ण अभिलेख और वहां के राजा थे। अब बात करें तो जैन साहित्य की। जैन साहित्य है जैन ग्रंथ जो है इनकी रचना छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुई थी और ये प्राकृत भाषा में मिले। जैन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाएं तीनों का समग्र देखने को मिलता है। समग्र का मतलब होता है तीनों चीजें एक साथ, इसलिए इनको धर्मशास्त्र कहा जाता है। जहाँ पर धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाएं तीनों एक साथ होती है उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। जैन ग्रंथों का संकलन 300-200 ईसा पूर्व के माना जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 502 ईस्वी पूर्व के मध्य बताया गया। प्राचीन भारत में लिपियों का ज्ञान था, लेकिन प्राचीन उपलब्धियां पांडुलिपियां। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि अभिलेख जो है वो कई लिपि में मिले हैं, लेकिन पांडुलिपियां हमें केवल मध्य एशिया से प्राप्त हुई। यानी कि लिपि का तो ज्ञान था लेकिन पांडुलिपि का ज्ञान नहीं था। पांडुलिपि क्या थी? भोजपत्रों, तालपत्रों पर जो चीजें लिखी जाती है उनको पांडुलिपियां बोला जाता था। ये मध्य एशिया से मिली है। इसमें मेषम और काष्ठक फलों पर ये लिखी हुई मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत के साहित्य यानी कि तमिल साहित्य की। इसके अतुल कृति मूषिक वंश 11वीं शताब्दी में मूषिक राजवंश का वृत्त है। भारत साहित्य अंतर्गत हमें एक अतुल कृति मूषिक वंश की जानकारी मिलती है, जो कि केरल में था 11वीं शताब्दी में। संगम साहित्य में हमें 30,000 पद मिलते हैं। इसमें पंक्तियां भी काफी सारी हैं जो 8 अर्थात 8 संकलन में विभक्त है। इसके 2 समूह हैं, पहला है पैटिनेडिकल करण को जिसमें 18 नियमित संग्रह, दूसरा है पटपादु इसमें 10 गीत हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की, ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में धर्मसूत्र और स्मृतियां 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए थे। धर्मसूत्र और स्मृतियां जो 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसके अंदर सर्वसाधारण शासकों के लिए नियमों और विनिमय का संकलन किया गया था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों का निरूपण किया गया है। आर्यन ग्रंथ और उपनिषद में बहुत सारे आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं पर चर्चा की गई। पुराणिक विश्वकोश माना जाता है जिसके अंदर गुप्त काल से आरंभ तक के इतिहास बताए गए। रांटिक इतिहास पुराणों के अनुसार 4 युग थे, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। महाभारत 10वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का मामला चलाती है। शुरुआत में इसमें 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय चलता रहा। जब इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तब इसका नाम भरत पड़ा। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है और इसका नाम महाभारत है। नेक्स्ट आती है रामायण। रामायण जो है वाल्मीकि इसके रचयिता माने जाते हैं। इसमें 6,000 श्लोक थे शुरुआत में, फिर इसके श्लोक की संख्या 12,000 हो गई, अतः अब इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसकी रचना ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई थी और ये महाभारत के बाद की रचना मानी जाती है।
नेक्स्ट हमारे आते हैं बौद्ध साहित्य में। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली जो थी वो दक्षिण भाषा बिहार में बोली जाती थी, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है इनकी भाषा में पाली देखने को मिलती है, दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों से बुद्ध के जीवन के साथ साथ मगध, उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश में कई शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं जातक बुद्ध के पूर्व की जन्म कथाएं जातक संख्या बुद्ध के पूर्व में बहुत सारी जातक कथा कही जाती थी। इनकी संख्या 550 है। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी ईसा तक के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। यानी कि बुद्ध के जन्म से वो बहुत सारी उनके बारे में जातक कथाएं लिखी गई थी, जिनकी संख्या 550 थी और ये 5वीं सदी से दूसरी सदी तक की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है हमारा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो विदेश से आए थे, जिन्होंने अपनी कुछ पुस्तकों में भारत का विवरण लिखा था। सबसे पहले नाम आता है डेरियस हेरोडोटस का। इन दोनों के लेखों में भारत का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्ट्रीज, जिसमें भारत और फारस के संबंध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है एरियन जो था, इन्होंने अपने पुस्तक में सिकंदर के भारत पर आक्रमण का विस्तृत विवरण किया है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, जिसका विवरण एरियन ने अपनी पुस्तक में किया है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं यूनानी लेखों की। तो यूनानी लेखकों ने सिकंदर को हेरोडोटस का समकालीन बताया है। नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है, यानी कि मौर्य के समय में लिखा गया था। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में बता था, जिसमें से दूसरा और तीसरा अधिकरण सबसे पुराना माना जाता है। पाटलिपुत्र उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजधानी तो पाटलिपुत्र में काफी सारे यूनानी राजदूत थे, जैसे कि मेगास्थनीज, डायनिकस, जिसमें से मेगास्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो इंडिका है। इसके कुछ मूल अंश आज भी उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा आता है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। यह पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई है। ये 80 से 115 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। इसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, यानी कि इसके जो लेखक है उनका नाम अभी तक पता नहीं चला है। इसमें लाल सागर, फलस्तीन खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन सभ्यता बंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे आता है टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी, जो 150 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। पिल्ली की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरी का है, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई है, पहली सदी की कही जाती है और इसमें इटली और भारत के बीच में व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारे विदेशी यात्री थे फाहियान, हेनसांग और एटिसंग। ये तीनों चीनी यात्री थे। फाहियान जो तो 5वीं शताब्दी में भारत में आए थे, हेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे और एटिसंग भी 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे। फाहियान ने अपनी पुस्तक जो लिखी उसमें गुप्तकालीन भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, यानी कि फाहियान की पुस्तक में भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारे अबू रेहान, जिन्हें अल-बिरूनी कहा जाता है, महमूद गजनी के संतान थे, यानी कि जब महमूद गजनी भारत में आया था तब उसने अपने साथ काफी सारे लोगों को बंधक बना के लाया था, जिसमें से अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और ये बहुत ही ज्ञाता था, इसे काफी सारी भाषाओं को ज्ञाता था। इसने अपनी पुस्तक में भारत का वर्णन किया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अन्य साहित्य की बात कर लेते हैं, जो भी भारत के अंदर लिखे गए। कालिदास जो थे, उन्होंने अपना कृत लिखा है नाटक, जिसका नाम है मालविका मित्रम। यह पुष्यमित्र, इस नाटक के अंदर उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं को वर्णन किया है। कालिदास ने एक और नाटक लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके अंतर्गत गुप्तकालीन उत्तर मध्य भारत के जिसके अंदर गुप्तकालीन समाज की जानकारी मिलती है। उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलक यहाँ पर मिलती है। बाण भट्ट ने एक हर्षचरित्र लिखा है, जो कि ईसा की 7वीं सदी के लोगों के जीवनात्मक चरित्र, यानी कि बाण भट्ट जो थे, इन्होंने हर्षचरित्र नामक एक कहानी लिखी है, लेख लिखा है एक तरीके से, और यह लोगों के जीवनात्मक, यानी कि 7वीं सदी में जो लोग रहते थे उनके जीवन चरित्र का वर्णन यह करता है। यहाँ से हमें समाज और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। वाकपट्टिकृत गौरव, ये जो थी वाकपट्टिकृत नाटक गौरव के द्वारा लिखा गया है और यह कन्नौज के राजा यशोवर्धन के कृत्य पर आधारित है। बिल्हण ग्रंथ विक्रमादित्य चरित्र उत्तरवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के विजय बयान। बिल्हण ने विक्रमादित्य चरित्र लिखा है, जो कि उत्तरवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के विजय बयान पर आधारित है। कल्हड़ ने राजतंगनी लिखी है, जिसमें इसी राजा की धारणा कहा जाता है। आरंभिक इतिहास लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है कल्हड़ के द्वारा राजतंगनी की रचना 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्र का संग्रहण देखने को मिलता है। हम बात करते हैं कुछ मैथड में लिखा उनकी कृतियां थी। जयसिंह जो थे, इन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा है। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र लिखा है।
और द्राश्य महाकाव्य भी लिखा है, यानी कुमारपाल क्षेत्र जो था ये 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया था, जयसिंह के द्वारा और हेमपाल क्षेत्र के द्वारा। न्यायचंद्र ने हमीर काव्य लिखा है, पद्म गुप्त ने नवहा सांग चरित्र लिखा है, श्री बिल्लार ने भोजपन लिखा है, चंदन बरदाई ने पृथ्वीराज लिखा है और पृथ्वीनाथ दास भी द्वारा चिदम्बरदाई के द्वारा लिखा गया। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।